सीईसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना सामाजिक अनुसंधान के द्वारा संभव हो पाता है, जिसके कारण ही समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में विशेष स्थान मिलता है। गत वीडियो में हमने चर्चा इन्हीं विषयों की थी कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ और महत्व क्या है, और उसके बाद हमने ये जानने का प्रयास किया कि वो कौन से महत्वपूर्ण चरण हैं जिससे सामाजिक अनुसंधान होकर के गुजरता है। आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण चरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन इस वीडियो में उपकल्पना, जिसे अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। अनुसंधानकर्ता सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान को प्रारंभ करने के लिए अध्ययन विषय का चुनाव करता है कि उसे किस विषय पर, किस समस्या पर अध्ययन करना है, और उसके पश्चात संबंधित साहित्य का अध्ययन करके उस समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। जब विषय निर्धारित है, समस्या निर्धारित है जिस पर अनुसंधानकर्ता को अध्ययन करना है, और संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात वह ये भी जान चुका है कि किन पक्षों पर अध्ययन हो चुका है और किन पर नहीं, तो वह कार्य कारण संबंधों की खोज करते हुए कुछ पूर्वानुमान बनाता है जो कि उसके अध्ययन का आधार बनते हैं, जो कि अध्ययनकर्ता के अनुसंधान को दिशा प्रदान करते हैं, और इसे ही सामान्य बोलचाल की भाषा में उपकल्पना, प्राकल्पना या अंग्रेजी में हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। उपकल्पना अंग्रेजी के हाइपोथेसिस शब्द का ही हिंदी रूपांतर है। इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, हाइपो और थीसिस। हाइपो का अर्थ हुआ कल्पना या काल्पनिक, और थीसिस का अर्थ हुआ प्रस्तावना। यानी कि उपकल्पना प्राकल्पना का शाब्दिक अर्थ हुआ काल्पनिक प्रस्तावना या प्रारंभिक प्रस्तावना। ये साधारणतया ऐसा कथन है जो किसी सिद्धांत, संस्कृति, उपमा या व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया जाता है, जो कि अनुसंधानकर्ता को अध्ययन करने की दिशा देता है, और इसमें कोई नई बात कही जाती है जिसकी जांच परख होनी बाकी है अनुसंधान के द्वारा। इसलिए उपकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन दोनों ही रूपों में उपकल्पना एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध होती है जिसके द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है। उपकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच अनुभव मूलक संबंध का अनुमानित विवरण किया जाता है। ये मात्र अनुमान है जिसका परीक्षण करना अभी बाकी है, यानी इसकी जांच करना अभी बाकी है, और इसकी जांच के लिए ही अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के द्वारा तथ्यों को, सूचनाओं को संकलित करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच में संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करती है, उस अध्ययन को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसीलिए अधिकांश अनुसंधानों का उद्देश्य या तो उपकल्पनाओं का निर्माण करना होता है या फिर निर्मित उपकल्पनाओं के आधार पर संकलित सामग्री द्वारा परीक्षण करना होता है। इसीलिए अनुसंधान की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही, विषय का चुनाव होते ही, समस्या का चुनाव होते ही, जिस पर अनुसंधान करना है, अगला चरण जो कि अनुसंधानकर्ता को दौर से उसको गुजरना होता है, वो होता है उपकल्पना का निर्माण। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में जो इस बात पर और प्रकाश डालने का प्रयास करती हैं कि आखिर प्राकल्पना किसे कहते हैं। बोगार्डस के अनुसार प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्तावना है, यानी कि एक प्रस्थापना है
जिस पर परीक्षण किया जाना बाकी होता है। इसे ही बोगार्डस ने प्राकल्पना कहा। गुडे और हैट कहते हैं प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जाती है। लुंडबर्ग ने भी इसका समर्थन करते हुए अपने शब्दों में परिभाषा देते हुए कहा कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, और ये सत्यता की परीक्षा अनुसंधान के द्वारा होती है। विभिन्न चरणों से होते हुए जब सामाजिक अनुसंधान पूर्ण होता है और ये जांच संपन्न होती है कि प्राकल्पना सत्य सिद्ध हुई है या गलत सिद्ध हुई है। पीवी यंग कहती हैं, एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का महत्व बन जाता है उसे हम कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं। यानी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकारों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना एक महत्वपूर्ण चरण है। प्राकल्पना का निर्माण किया जाना आवश्यक इसीलिए होता है। हम ये नहीं कहते कि प्राकल्पना के बगैर अध्ययन ही संभव नहीं होता, लेकिन ये बात उतनी ही निश्चित है कि जहां प्राकल्पना का निर्माण होता है वहां पर अध्ययन की दिशा निर्धारित होती है और अध्ययन करने में प्राकल्पना का निर्माण होना सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं भारत में या किसी भी राष्ट्र की, अगर हम अपराध प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह पूर्वानुमान या यह विचार अगर अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में आता है कि गरीबी के कारण या किसी भी और कारण से इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, तो यह उसका विचार उसके अध्ययन को आधार प्रदान करता है, प्राकल्पना के रूप में वह प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उसे अध्ययन करना होता है। अब हम बात करते हैं प्राकल्पना की कुछ निश्चित विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता जो कि प्राकल्पना के लिए आवश्यक है वो है स्पष्टता। प्राकल्पना में विभिन्न चरों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के द्वारा विभिन्न चरों में संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि उसमें यानी प्राकल्पना में स्पष्टता दिखाई दे। जो बात कही जा रही है वो बहुत ज्यादा उलझी हुई ना हो, बहुत सारे संबोधक का उस पर प्रयोग ना किया जाए, बहुत सारे कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व ना किए जाए। अगर बहुत अधिक बात कहना है या बहुत अधिक कंसेप्ट्स का प्रयोग करना है तो आप दो या अधिक प्राकल्पना का भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो भी प्राकल्पना एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा बनाई जाए यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट हो, उसमें कहीं भी दो बात ना कही गई हो, एक विचार एक बात स्पष्ट रूप से प्राकल्पना में कही जाए, यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही वह विशिष्ट होनी चाहिए जो कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा एक निश्चित बात को प्रतिपादित करती हो, उसे स्पष्टता के संग विशिष्टता प्रदान करती हो ताकि अध्ययन की दिशा निर्धारित हो सके। यह आनुभविक संदर्भ उसमें होना चाहिए, यानी कि अध्ययनकर्ता उस दिशा में अनुभव प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सके, इस प्रकार की प्राकल्पना होनी चाहिए। कल्पना इसमें शामिल किया गया शब्द जरूर होता है, क्योंकि प्राकल्पना अगर हम कहते हैं तो ये प्रारंभिक कल्पना या प्रारंभिक विचार के रूप में भले ही कहा जाता है इसके अर्थ को, शाब्दिक अर्थ को, लेकिन ये अनुभविक संदर्भ लिए हुए होती है। इसी कारण से उपकल्पना या प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण बनती है, जो कि अनुभव प्रदान करने में या अनुभव के आधार पर तथ्यों को संकलित करने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि ये किसी न किसी सिद्धांत से संबंधित होती है, जिसके कारण से इसकी वैज्ञानिकता निश्चित होती है और जिसके आधार पर अध्ययन करना सरल होता है। और साथ ही साथ सरलता भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि यह अनुसंधानकर्ता को एक कंपास की तरह प्रयोग में ली जाने वाली एक महत्वपूर्ण चरण होता है। कंपास जो कि दिशा देता है कि कहीं नहीं भटकना है, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना है ताकि समय पर अध्ययन पूर्ण किया जा सके। इसीलिए इसका सरल होना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ
उपलब्ध प्रविधियों से भी संबद्ध होनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे ये जानकारी हो कि उपकल्पना के द्वारा जिस बात को वह प्रतिपादित कर रहा है, क्या वह उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा तथ्य संकलन कर पाने में संभव और सरलता और सफलता प्राप्त कर पाएगा। यदि हाँ, तभी उसकी उपकल्पना की उपादेयता सिद्ध हो सकती है। इसीलिए स्पष्टता, विशिष्टता, आनुभविक संदर्भ, सिद्धांत से संबंधित सरलता और उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होना बेहद अनिवार्य है एक उपकल्पना के लिए, प्राकल्पना के लिए और हाइपोथेसिस के लिए। अब हम बात करते हैं उन स्रोतों की जिसके आधार पर या जिसके द्वारा हम उपकल्पना निर्माण को संभव कर पाते हैं। बार बार जो हम शब्द का प्रयोग किया गया है वह अनुसंधानकर्ता के लिए किया गया है, क्योंकि जब हम इस विषय पर पढ़ रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं तो हम स्वयं को भी उसी जगह रख करके अध्ययन करने का अगर प्रयास करेंगे तो हम इस बात को सरलता से और शीघ्रता से समझ सकेंगे कि आखिर किस प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता अपना अध्ययन करता है, और अगर उसकी जगह, अनुसंधानकर्ता की जगह स्वयं को रख के हम ये प्रयास करेंगे तो इस प्रक्रिया को समझना भी सरल हमारे लिए होगा कि किस प्रकार से अनुसंधान होता है। साथ ही साथ उसके जो विभिन्न चरण हैं उनको भी विस्तार पूर्वक समझना हमारे लिए संभव हो पाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं प्राकल्पना निर्माण के स्रोत के लिए कि आखिर वो कौन से स्रोत है जहां से एक अनुसंधानकर्ता को इस बात का विचार आता है कि उसे किस प्रकार से अपनी उपकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण करना है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता भी समाज में रहता है और जिस समाज में वो रह रहा है वहां पर ही घटित किसी घटना का, वहां पर ही घटित कोई समस्या का या कोई भी ऐसा सामाजिक जो एनवायरनमेंट में किया गया ऐसा फिनोमेना है, इवेंट है जिसका वो अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि उसे बहुत ज्यादा जानकारी हो उस घटना की, बहुत ज्यादा जानकारी हो उस समाज की, बहुत ज्यादा जानकारी हो वहां की संस्कृति की, क्योंकि सामान्य संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके आधार पर एक अनुसंधानकर्ता उस घटना या उस समस्या के बारे में स्रोत प्राप्त करता है जिसके आधार पर प्राकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। इसके कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि सामान्य संस्कृति का अर्थ ये हो गया कि जिस संस्कृति परिवेश में, सांस्कृतिक परिवेश में अनुसंधानकर्ता स्वयं रह रहा है और जिस सांस्कृतिक परिवेश में रह करके वह उस सांस्कृतिक परिवेश की घटना का अध्ययन करना चाहता है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्यों की बात सबसे पहले आती है। एक समाज में, एक संस्कृति में निश्चित मूल्यों के द्वारा ही व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, और ये कई बार देखा गया है कि एक संस्कृति और एक समाज के मूल्य दूसरे सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों से संबंध रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता जिस सांस्कृतिक परिवेश में रह करके, जिस सांस्कृतिक परिवेश के लोगों के ऊपर घटना का अध्ययन कर रहा है, उसे उनकी जानकारी हो, जिसके द्वारा तथ्यों का संकलन करना प्राकल्पना निर्माण करने के पश्चात सरल हो सकता है। लोक विश्वास जो कि एक सांस्कृतिक परिवेश में पाए जाते हैं वह भी आधार बनते हैं जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता वहां पर अध्ययन करता है। सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं, वह भी अध्ययन का स्रोत बनता है जिससे विचार लेकर के अनुसंधानकर्ता आगे बढ़ता है। संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है जिसमें रहन सहन, खान पान, बोली, विश्वास सभी का समावेश एक साथ किया गया है। इसलिए एक सामान्य संस्कृति के अंतर्गत ही सांस्कृतिक मूल्य समाहित होते हैं, लोक विश्वास समाहित होता है और समाहित होता है उसमें सामाजिक परिवर्तन, जो कि सामान्य संस्कृति के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्ता की मदद करता है, जिसके द्वारा वह तथ्यों का संकलन कर सकता है और एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ करके अपने अनुसंधान को
दिशा दे सकता है। इसीलिए सामान्य संस्कृति एक वह महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें तो भारत में जाति व्यवस्था का या संयुक्त प्रथा का या आध्यात्मिकता का अधिक प्रभाव देखने को सामान्य रूप से मिलता है। तो इसके आधार पर भी एक सामान्य संस्कृति जो निर्मित है वह अनुसंधानकर्ता का एक स्रोत बनती है जिस पर वह अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करता है। वहीं पश्चिमी समाज में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है, सुख की वांछना की अधिक इच्छा देखने को मिलती है, तो वहां पर अध्ययनकर्ता के लिए इस प्रकार के सामान्य संस्कृति के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण करना अधिक देखने को मिलता है। इस प्रकार से सामान्य संस्कृति वह स्रोत है जो कि अध्ययनकर्ता को दिशा प्रदान करती है जिसके आधार पर वो अपने प्राकल्पना का निर्माण करता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों की, तो कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर ही अनुसंधान करने के लिए अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करता है। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांत भी वह महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके आधार पर प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। बात करें हम सादृश्यता की यानी कि समानता की, तो कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पना निर्माण का स्रोत बनती हैं। जैसे कि हम सभी ने पढ़ा है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव यानी कि सोशल ऑर्गेनिज्म की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की ही भांति मानते हैं। तो इस प्रकार से ये सादृश्यता वह आधार बनती है जो कि अनुसंधान को दिशा प्रदान करती है प्राकल्पना के निर्माण के द्वारा। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव को समान रूप से देखा जाता है या कल्पना की गई है कि कुछ ऐसे आधार बने जिन पर सामाजिक अनुसंधान विभिन्न विद्वानों ने किया है, यानी कि सादृश्यता भी वह स्रोत बनी जिसके आधार पर सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। और अगर बात करते हैं व्यक्तिगत अनुभव की, तो इससे तो हम सभी वाकिफ हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजरता है और ये अनुभव ही उसे कार्य करने की दिशा प्रदान करते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही सामाजिक अनुसंधान के लिए प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार से ये वो महत्वपूर्ण स्रोत है जिनके द्वारा प्राकल्पना का निर्माण करना संभव हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि एक अध्ययन के लिए अनुसंधानकर्ता किसी एक ही स्रोत से अपनी प्राकल्पना या उपकल्पना का निर्माण करे। वह सभी स्रोतों का प्रयोग करके या एक या अधिक स्रोतों का प्रयोग करके अपने अध्ययन के लिए अनुसंधान के लिए अपनी उपकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधानों में प्राकल्पना के महत्व के बारे में। समस्या की व्याख्या में सहायता प्रदान करती है प्राकल्पना। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बात की थी कि सामाजिक अनुसंधान में विषय का चुनाव होने के बाद समस्या के बारे में जो सामान्य विचार या जो प्राथमिक विचार अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में उसके समाधान के रूप में आता है, वह ही प्राकल्पना होती है। इसलिए इसके द्वारा समस्या की व्याख्या करना संभव और सरल हो सकता है। साथ ही अध्ययन क्षेत्र की सीमितता के चयन में भी ये सहायता प्रदान करती है, क्योंकि दो या दो से अधिक चरों को जब अनुसंधानकर्ता निर्धारित करके उनके आधार पर प्राकल्पना का निर्माण करता है तो यह निश्चित हो जाता है कि वह किस दिशा में अध्ययन करेगा। और प्राकल्पना वह दिशा प्रदान करती है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन
करता है। अध्ययन की दिशा में भी सहायक होती है एक प्राकल्पना। इधर उधर व्यर्थ भटकने से रोकती है एक प्राकल्पना और समय पर अध्ययन संपूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है प्राकल्पना। क्योंकि एक प्राकल्पना यदि सही ढंग से बनाई जाती है तो उसके अनुसार अध्ययनकर्ता के लिए यह सरल होता है कि वह व्यवस्थित दिशा में आगे बढ़े, तथ्यों का संकलन करे, उनका संपादन, संकेतीकरण, वर्गीकरण और सारणीयन करने के पश्चात तर्क संगत निष्कर्षों को समाज को दे सामाजिक अनुसंधान के द्वारा। इस प्रकार से तर्क संगत निष्कर्षों को देने में सहायता करती है एक उपकल्पना। उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक होती है एक प्राकल्पना, क्योंकि प्राकल्पना के आधार पर अनुसंधानकर्ता के लिए यह सरल होता है कि वह तथ्यों का संकलन करे, वह वहीं पर ही संपर्क स्थापित करे जो कि उसके अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। यानी कि अनुसंधानकर्ता एक प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन करना जब प्रारंभ करता है तो उसके लिए सरल होता है कि वह उसके आधार पर एकत्रित किए गए आंकड़े, सूचना उपयोगी रूप से प्राप्त करे और उपयोगी तथ्य संकलन में सहायता प्रदान करती है उपकल्पना। साथ ही साथ सिद्धांत निर्माण में सहायक होती है उपकल्पना। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, या यूं कह दूं कि इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है सामाजिक अनुसंधान में, तो गलत नहीं होगा। अनुसंधान के द्वारा जिस समय एक प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन करके अनुसंधानकर्ता इस प्रक्रिया को पूरी करता है, उसके आधार पर जब सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं तो वह सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। और उपकल्पना के द्वारा ही कई विद्वानों का ये मानना है कि उपकल्पना तथ्यों और सिद्धांतों के बीच में एक कड़ी का काम करती है, इसीलिए सिद्धांत निर्माण में भी सहायता प्रदान करती है उपकल्पना। इसलिए इसके महत्व को हमें स्वीकारना है सामाजिक अनुसंधान में। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में इतना महत्वपूर्ण चरण सामाजिक अनुसंधान का जो है प्राकल्पना निर्माण, वो सरल दिखता है, शायद उतना नहीं होता है। इसके निर्माण में भी कई प्रकार की सीमाएं आती हैं, कई प्रकार की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे सामाजिक घटनाएं जटिल और परिवर्तनशील होती हैं, उनके आधार पर एकदम से ही आप किसी भी प्राकल्पना का निर्माण कर दें तो यह सरल नहीं होता है। इस पर विचार किया जाता है कि जो सामाजिक घटनाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जटिल हैं, परिवर्तनशील हैं, तो क्या अध्ययनकर्ता यूं ही किसी भी घटना को अपने अध्ययन का आधार बना लेगा? नहीं, इसके लिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करके उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करके ही आगे बढ़ना एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा संभव हो सकता है। अनुसंधानकर्ता की असावधानियां भी प्राकल्पना निर्माण को अगर सही दिशा नहीं दे रही हैं तो अध्ययन को प्रभावित करती हैं। इसलिए अनुसंधानकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि वह महत्वपूर्ण रूप से तथ्यों का संकलन करने के लिए, कार्य कारण संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात उन निश्चित चरों को ध्यान में रख के उस प्राथमिक विचार पर अध्ययन करे, ताकि किसी प्रकार का भी सामाजिक अनुसंधान पर गलत प्रभाव नहीं पड़े। सामाजिक अनुसंधान में जब हम प्राकल्पनाओं की बात कर रहे हैं तो ये सकारात्मक भी हो सकती हैं, नकारात्मक भी हो सकती हैं और नल हाइपोथेसिस भी हो सकती है, यानी कि शून्य परिकल्पना भी हो सकती है। लेकिन किसी भी प्रकार की परिकल्पना या प्राकल्पना हो, अगर वह अनुसंधानकर्ता के द्वारा सावधानी से निर्मित की गई है तो वह यकीनन अध्ययन को सहायता प्रदान करेगी सरलता और सुगमता से संपन्न होने में। अध्ययन में पक्षपात होने की संभावना तब आती है जब एक अनुसंधानकर्ता किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या वह अपनी अनुसंधान के लिए अपनी प्राकल्पना को सिद्ध ही करना चाहता हो, जो कि आवश्यक नहीं है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि एक अध्ययन में प्राकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है, गलत भी सिद्ध हो सकती है। कभी भी अनुसंधानकर्ता का यह प्रयास नहीं होना चाहिए कि वह अपनी प्राकल्पना को सही ही सिद्ध करे। ऐसी स्थिति में अध्ययन में पक्षपात होने की संभावना हो सकती है।
प्राकल्पना में या प्राकल्पना को अंतिम मार्गदर्शक मानना भी इसकी एक महत्वपूर्ण कठिनाई है। यदि प्राकल्पना को अनुसंधानकर्ता यह मान लेता है कि सिर्फ इसी ही दिशा में मुझे एक तथ्य एकत्रित करने हैं, तो यह भी संभव हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य या पक्ष उस अध्ययन के दौरान अनुसंधानकर्ता देख सकता है, वो ना देखे, वो उसे भूल जाए या इग्नोर कर दे, जिससे भी अध्ययन प्रभावित हो सकता है। और प्राकल्पना के अनुसंधान अगर वह तथ्य संकलन करने का प्रयास करेगा तो पुनः पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण यह अध्ययन को प्रभावित करेगा। एक प्राकल्पना अध्ययन करने के लिए दिशा देती है और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए अनुसंधानकर्ता को बहुत ही सावधानी से तथ्यों का संकलन करना होता है और बाद में जब निष्कर्ष निकलते हैं तब इस बात की जांच होती है कि प्राकल्पना सही सिद्ध हुई है या गलत। मात्र प्राकल्पना को सही सिद्ध करने के लिए उसे अंतिम मार्गदर्शक मान करके उसके अनुसार तथ्य संकलन करना यकीनन अध्ययनकर्ता की गलती को सिद्ध करेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता सावधानी से समस्या और विषय का चुनाव करने के पश्चात, उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात अपनी दिशा को जो प्राकल्पना के आधार पर या प्राथमिक विचार के आधार पर करने के लिए निर्धारित करता है, उस दिशा में बढ़े, लेकिन निष्पक्ष होकर के अध्ययन करे, ताकि इस बात की जांच हो सके कि उसके द्वारा जो प्राथमिक विचार दिया गया है, जो हाइपोथेसिस दी गई है, वह अनुसंधान के द्वारा सही सिद्ध हो रही है या गलत सिद्ध हो रही है। दोनों ही परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया गया अनुसंधान फर्दर रिसर्चेस को, यानी आगामी शोधकर्ताओं को वो दिशा देगा जिस पर कि वे अध्ययन कर सकते हैं। और प्राकल्पना ना सिर्फ इस अध्ययन को जो कि एक अनुसंधानकर्ता कर रहा है, बल्कि अन्य अनुसंधानकर्ताओं को जो कि इस अध्ययन को पढ़ेंगे, उनको भी दिशा प्रदान करता है कि किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र में, सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना निर्माण एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके आधार पर तथ्यों का संकलन करके निष्पक्ष रूप से हम इस अध्ययन की दिशा निर्धारित करते हैं और अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन को सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक संपन्न करता है। पक्षपात से रहित होना ही वैज्ञानिकता की वो कसौटी है जिसके आधार पर जब एक अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधान करता है, तभी वह सही सिद्ध हो पाता है। बात यहाँ पर अनुसंधानकर्ता पर भी निर्भर कर रही है कि जो प्राकल्पना वो निर्मित कर रहा है, वो किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों से या उसके किसी अनुभव पर ही आधारित ना हो, बल्कि वैज्ञानिकता की कसौटी पर उसकी जांच करने के पश्चात ही इसकी सत्यता या असत्यता को सिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है प्राकल्पना निर्माण, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में की है। धन्यवाद।